यूं तो यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है। यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। आहा, और चले जाएं हम जहां में कहीं, अच्छा, चले जाएं हम जहां में कहीं, रहता एक लखनऊ हमेशा हमारे साथ है। आप मुझको बताइए, आप कभी देख लीजिए कि कोई भी आदमी होगा, लेक्चर दे रहा होगा जो कि खुद शायर नहीं है, पर अक्सर किसी बड़े शायर को कोट कर देता है। हम बड़े शौक से बेजुबानों को जुबा के लिए आहा, तश्तरी में परोसते हैं। क्या बात। हम बड़े शौक से बेजुबानों को जुबा के लिए तश्तरी में परोसते हैं, और उस पर कमाल खुद के लिए खुदा से रहम की उम्मीद भी रखते हैं। दुष्यंत को कोट किया जाता है, पर दुष्यंत के प्योर हिंदी थोड़ा लिखते हैं, तो उर्दू मिला के लिखते हैं। क्यों कोट नहीं किया जाता है? देखो, हमने सुना है जब तुम गाते हो तो लोग ट्रांस में चले आते हैं। अगर मैं ट्रांस में नहीं गया तो समझ लेना तुमको घूमते में डुबो दूंगा, दरिया के हवाले कर दूंगा। जान पे आती तो सब लोग एकदम, अब ऐसे को समझ में आया यार क्या हो गया भाई। जिसने देखा एक बार लखनऊ, जिसने देखा एक बार लखनऊ, बस यहीं का होकर रह जाता है। वाह, रूह में आ बसा लखनऊ, फिर दिल से कहाँ निकाला जाता है। रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, उसमें पॉपुलर है, पर जहां पर कोई क्लास ढंग का कोई भाषण दे रहा होगा बहुत नहीं बोलेगा कि लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ, आसमां की क्या ताकत जो हमें हमसे जो छुड़ाए लखनऊ। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आत्मा की आवाज के आज के शायराना एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आत्मा की आवाज यानी साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। आज के भी मेहमान हमारे एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो एक साधारण परिवार में जन्मे, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उसके बाद जो रास्ता खुद के लिए चुना उस पर इतनी मजबूती से चले कि आज वो एक शख्सियत है और उनकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर्स में शुमार होती है। कहते हैं कि आलिमों फाजिल के इस शहर में कुछ तो बात आज भी है, गैरों को भी अपना कर ले वो मुस्कुराहट आज भी है। क्या बात है, लखनऊ की बात कर रहा क्या बात हूं। है। स्वागत करिए डॉक्टर रवि भट्ट का। डॉक्टर रवि भट्ट एक जाने माने इतिहासकार हैं। इनकी किताब नवाब्स ऑफ अवध ने बहुत धूम मचाई देश विदेश में। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब आज कुछ शायराना अंदाज में बातें हों। यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है। यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। आहा, और चले जाएं हम जहां में कहीं, अच्छा, चले जाएं हम जहां में कहीं, रहता एक लखनऊ हमेशा हमारे साथ है। क्या रहता बात है है, हमेशा हमारे भट्ट साथ साहब, है। लखनऊ का बाशिंदा लखनऊ को छोड़ के दुनिया में कहीं चला जाए और कितने साल रह ले, लेकिन उसकी रूह जो है में लखनऊ बसा रहता है, हमेशा बसा रहता है। अच्छा, देखिए हम बातचीत में छेड़ेंगे आपको जी, आप तो आप तैयार हैं छेड़ने के अरे लिए? आप बात करिए। तो लखनऊ का बाशिंदा हमें तो लगता है साहब होमसिक होता होगा। देखिए, लखनऊ का बाशिंदा क्या, होमसिक तो हर कोई होता है अपने होम के लिए, लेकिन लखनऊ के बाशिंदे की खास बात यह है कि वो लखनऊ छोड़ने के बाद भी लखनऊ से कनेक्ट रहता है कहीं ना कहीं से, अपने अंतर की जो अंतरात्मा जो है उससे लखनऊ से कनेक्ट रहता है। और ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे शहरों में उतनी बात नहीं जितनी लखनऊ में। लखनऊ में बहुत शिद्दत से जुड़ा रहता है। अच्छा, आप कभी लखनऊ छोड़ के बाहर क्यों नहीं गए? बहुत बार गया। कहाँ कहाँ गए? लेकिन जब भी माय फादर वाज अ ट्रांसफरेबल जॉब, अच्छा, सो वी केप्ट ऑन शटलिंग ऑल ओवर द लैंड। लाइक आई हैव बीन स्कूल्ड इन ओडिशा आल्सो। उसके बाद में हम झांसी में भी थे, कटक में थे, डिफरेंट प्लेसेस, बट द मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ I have spent in Lucknow. So when it comes to associate myself or identify myself with a particular place, Lucknow is the only place. अच्छा, आपने इतना पढ़ा है, खूब लिखा है। थोड़ा बहुत पढ़ा है। हाँ, मतलब ऐसे ही कहते हैं, बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं। इतना पढ़ा है, इतना कुछ लिखा है, तो मतलब लखनऊ की वो कौन सी बात है? नहीं, पहले आप वाली तो है ही, आफ्टर यू, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपको पढ़ाई लिखाई के दौरान लगी
कि भाई ये बड़ा गजब है, मतलब वो कोई बात शेयर करिए। अब आप देखिए, आपने बात जब छेड़ दी है और मैं इतना खुश हूं कि आपने मुझसे कोई घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं पूछे, वरना मैं तो मतलब आई एम सिक ऑफ दैट। ऊब गए हैं। हाँ, अभी आपने जब बोला हाँ तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जी। जो बहुत कम लोगों को इवन लखनऊ में मालूम है, अच्छा। और वो भी आपको लिटरेचर की बात बताऊंगा। जरूर, प्लीज, क्या बात, लिटरेचर की बताइए साहब। आपने रेख्ता सुना होगा। रेख्ता, जी। आजकल रेख्ता जश्न रेख्ता की वजह से बहुत कॉमन हो गया है, पर रेख्ता जो है क्या है, रेख्ता के मतलब क्या होता है? रेख्ता के मतलब होता है उर्दू। जो पहले उर्दू को रेख्ता कहा जाता था टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अच्छा। द वर्ड वाज यूज्ड एज रेख्ता, नॉट उर्दू। अच्छा। और उर्दू के मतलब क्या होता है? कैंट। कैंट जो होता है छावनी, इट्स अ टर्किश वर्ड। तो उर्दू लिटरेचर के अंदर, जैसा वी ऑल नो कि उर्दू लिटरेचर जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर देयर वर टू स्कूल ऑफ उर्दू लिटरेचर। वन वाज दिल्ली स्कूल ऑफ उर्दू लिटरेचर एंड द अदर वाज लखनऊ स्कूल ऑफ उर्दू लिटरेचर। अच्छा। हाँ, दो लखनऊ का इतना बड़ा, आप सोचिए कितना बड़ा उर्दू के अंदर कंट्रीब्यूशन है। और ये पहले आप ये जो छोटी मोटी चीजें, ये तो उनका साइड लाइन्स के फायदे हैं, ऑफशूट है। ऑफशूट है। एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड। तो यहाँ की जो लिटरेचर का था, तो लिटरेचर का इसकी जो न्यू रखी गई थी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है जो कि दिल्ली से माइग्रेट होकर आए थे। अच्छा। कंट्रीब्यूशन है, बट लखनऊ यहाँ खुद के भी अवध के लोग जो होते हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इनमें से दो नाम बहुत बड़े हैं जी। उनमें से एक नाम है ख्वाजा हैदर आतिश। अच्छा। और दूसरा नाम है शेख इमाम बख्श नासिक। अब ये दोनों नाम हमारे जो सुनने वाले उनको थोड़ा सा अजीब से लगे कुछ बोल दिया ऐसे, पर आप गौर करिए कि कभी कभी जो रचना होती है वो रचनाकार से बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, क्या बात है। यही बात यहाँ पर है। मेरे ख्याल से कोई भी शायद ऐसा शख्स होगा जिसने कि ये शेर नहीं सुना हो कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल का खाजिया करते हैं। किसका है ये? शेख इमाम बख्श नासिक। ओह। एंड दे वर द बोथ co-founders of लखनऊ स्कूल ऑफ उर्दू पोइट्री। अच्छा। लखनऊ की जो उर्दू के जो शायरी का और जो न्यू डाली, इन दोनों डाली। और शेख इमाम बख्श नासिक की खास बात और भी थी। खास बात थी कि इनको इस बात में महारत हासिल था कि ये हिंदी और पर्शियन को मिला के नए नए प्रयोग करते रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो इसी ढंग से आतिश के बारे में आपको, अब आप लखनऊ का क्या दर्जा था, क्या लेवल उर्दू का था, अगर थोड़ा सा मैं इजाजत दें तो मैं कुछ हकीकत बयां करूं, वही जानना चाहते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को सुनने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं ना, हमें ना हमारे चाहने वालों। उर्दू शायरी के 4 उस्ताद माने गए हैं, मतलब जिनको कहा जाता है कि मास्टर पोएट्स ऑफ उर्दू। उनमें से एक मीर तकी मीर थे, एक मीर अनीस थे, एक आपके ख्वाजा हैदर आतिश थे, और चौथे थे मिर्जा गालिब थे, जो उर्दू लिटरेचर के, देखिए एक होता है कि आम कोई भी कलाकार है या कोई भी राइटर है वो इधर पॉपुलर और मास पॉपुलरिटी की नहीं है, पर कुछ होते हैं जिनको क्लास के लोग भी एडमायर करते हैं, क्लास के लोग कहते हैं नो ही इज द बेस्ट। तो ये मिर्जा गालिब का बहुत नाम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मिर्जा गालिब के मैं बहुत मेरे पसंदीदा शायर हैं। लेकिन इन 4 शायरों को में से आप देखिए, इन 4 में से 3 लखनऊ के थे। अच्छा। 4 उर्दू के मशहूर जो शायर थे, मीर आया आपका, मीर तकी मीर, मीर अनीस एंड ख्वाजा हैदर आतिश, लखनऊ के। बाकी पूरे हिंदुस्तान में कौन बचा? मिर्जा गालिब। और एक बात और बात तो यहाँ तक कही जाती है, मौलाना जौहर थे, बहुत शायर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने भी कहा है कि ये 4 भी थे और 3.5 भी थे। अब बात अजीब सी लग रही है, 3.5 क्या होता भाई? इनको माना जाता है कि ये 3 तो लखनऊ, ये तो बेस्ट शायर थे। कुछ लोग मिर्जा गालिब को आधा मानते हैं, कुछ पूरा मानते हैं, क्लासिक। तो ये लखनऊ का जो लखनऊ हैज एंजॉयड दिस काइंड ऑफ स्टेटस इन उर्दू पोएट्री। लेकिन जनाब ये बताइए रवि भट्ट साहब
रेख्ता की बात आपने की, तो हमने तो ये सुना है कि रेख्ती नाम का भी कुछ हुआ करता मैं था। वो मैं रेख्ती क्या था? बस 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 आपने मेरी मतलब आपने बात को इतना बढ़िया पकड़ा के मेरे को बता गया। जी मैं भी आपको बताने ही जा रहा था जी अनुष, जो रेख्ती है, रेख्ती एक काव्य विधा है उर्दू की, जो कि लखनऊ में इवॉल्व हुई, अवध में, अवध में भी लखनऊ में विशेषकर इवॉल्व हुई। और इसकी जो सबसे खूबसूरती थी, और जिसको इवन आज भी सब लोग एडमायर करते हैं और अब ज़्यादा करते हैं एडमायर, उर्दू पोएट्री के अंदर क्या था। देखिए, आप पोएट्री हो या साहित्य हो, साहित्य हमेशा आप हम जानते हैं बहुत समाज से जुड़ा होता है, समाज से ही साहित्य निकलता है। यहाँ पर जो ड्यूरिंग द नवाबी पीरियड विच स्टार्ट फ्रॉम 1722 टिल 1856, ठीक है। इस पीरियड के बीच में क्या हुआ, एंड स्पेशली आफ्टर द थर्ड रूलर शिवउद्दौला, आफ्टर लूजिंग द बैटल ऑफ बक्सर way back in 1764, so Britishers, they gave him back his kingdom on a very humiliating terms and conditions. And one of those conditions was that you have to keep an army, a British army will be stationed in Awadh, and the expenses of that has to be taken care of by the Nawab Awadh. और ऊपर से कहा ही जाता था भाई आपकी हम बाउंड्री की रक्षा करेंगे। अब होता क्या, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर राजा जो होता था मिडिवल पीरियड के अंदर, तो उसके दो मेन काम होते थे। पहला काम होता था अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, दूसरा काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपके देश की सीमाओं की रक्षा तो करने लगे अंग्रेज, तो 40% तो आपका काम खत्म हो गया, और पैसा आपके पास बहुत है। अब क्या करें? पैसा बहुत बहुत था। लखनऊ वाज द not one of the richest, Lucknow was the richest city in entire India. अच्छा, आपको कुछ ताजुब हो रहा होगा, कोई भी आदमी कह रहा है अपने शहर के लिए कह रहे हैं। It was richer than the presidency town of Calcutta, presidency town of Madras, and presidency town of Bombay. अच्छा, It was richer than that. So now जब इतना ज्यादा उनके पैसा था और 40% काम आपको तनख्वाह उतनी मिलती रहे और 40% काम निकाल लिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो मौज मस्ती शुरू हो जाएगी। शुरू बस आपने बात कह दी। तो यहाँ पर भी यही हुआ। अब यहाँ शिवदौला के बाद शिवदौला के बाद उसका लड़का जो था, उसका नाम सब लोग जानते हैं, नवाब आसिफउद्दौला। नवाब आसिफउद्दौला ने 1775 के अंदर कैपिटल शिफ्ट करी फैजाबाद से लखनऊ। तो हमारे बहुत इंटरेस्टिंग वजह से करी। भाई क्यों कह ली कैपिटल शिफ्ट? इसलिए करी बिकॉज उसकी जो मदर थी, ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर, इसलिए वहां से चला है। दैट वाज वेरी अम्यूजिंग रीजन। उसकी माँ क्या था, शिवदौला जो था, उसकी जो वो मुगल बादशाह जो था, उसकी मुंह बोली बेटी थी। अच्छा। और लखनऊ के नवाब जो होते थे उसके अंडर में होते थे। तो बॉस की बेटी से शादी आपने कर ली तो बेटी तो रूल करेगी ना। तो वही वजह कोर्ट के अंदर भी सब सिख सुनते थे। एज अ रिजल्ट क्या निकला कि जब आसिफउद्दौला गद्दी पे बैठा तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं था। कोई उसने ऑर्डर पास करा, दरबारियों को पसंद नहीं आया, उसकी माँ के पास चले गए, उनको समझा बुझा के वो रूल कर दिया। तो बहुत परेशान, तो उसने ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। और 1775 वाज द सेम ईयर जब बहादुर शाह जफर पैदा हुआ था। एंड द 1775 वाज द सेम ईयर व्हेन यूएसए के अंदर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश क्राउन। और 1776 के अंदर यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली थी, आपको मालूम नहीं है, देने के लिए। तो मैं आपको इधर ला रहा हूँ फिर से। तो जब यहाँ पर ये लखनऊ में ये लोग अब कैपिटल शिफ्ट हो गई, लखनऊ को बनाने का श्रेय जो जाता है आसिफउद्दौला को जाता है, जो बहुत कम लोग देते हैं, खाली इमाम बाड़ा कहते के नाम बोलते हैं। लखनऊ में जो कुछ बना उसका श्रेय दो लोग को जाता है, एक इनको, एक सात अली खां को। एनीवे, मैं लिटरेचर पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपका पैसा ज़्यादा हुआ तो इन लोगों के अंदर क्या था, एक तो घर में वाइफ होती थी, एक बेगम तो होती थी, लेकिन एक से ज़्यादा बेगम रखना, यही इट हैज बिकम अन, नवाब लोग रखने लग गए। नवाबों में एरिस्टोक्रेट ने उनको कॉपी करना शुरू करा, उसका नीचे लेवल तक चला गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द हस्बैंड्स, नवाब्स, एरिस्टोक्रेसी, they could not give enough attention and time to their wives.
एज अ रिजल्ट दे वो फ्रस्ट्रेटेड होनी शुरू हो गई। व्हेन द फ्रस्ट्रेशन शुरू उनके अंदर हुआ तो उस समय फ्यू ऑफ देम दे स्टार्टेड पेनिंग पोएट्री। अच्छा। और उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो उन्होंने जो लिखी, और उनको किसी का डर तो था नहीं, उन्होंने जो पोएट्री लिखनी शुरू करी, उस पोएट्री की खास बात जो आते हैं आपके रेक्टी की खास बात, रेक्टी वो सो बोल्ड पोएट्री, बिकॉज कार्नल डिजायर भी तो होती है ना आदमी की, ह्यूमन बीइंग की, फिजिकल डिजायर भी तो होती है, एंड व्हेन दोस डिजायर्स दे आर नॉट फुलफिल्ड। तो उसके दो रिजल्ट निकले। एक तो रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने उसको लेके बहुत बोल्ड पोएट्री लिखी, और दूसरी उन्होंने लिखी जो पोएट्री लिखी है वो समलैंगिक पोएट्री, वुमन विद वुमन, वो पोएट्री बहुत लिखी। तो रेख्ती तो कहीं चर्चा में ही नहीं रही कभी, रेख्ती चर्चा में अभी आपको उसका रीजन बताते हैं। गायब कर दी गई? नहीं, बहुत बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत आपने तो बिल्कुल हम नब्ज पे हाथ रखते हैं हमेशा। जी जी जी। आप ये देखिए जब पोएट्री हुई तो ये इनकी पोएट्री इतनी पॉपुलर होने लग गई है क्योंकि सच तो वही था, सच तो वही है। आप कितना सच को छिपाई छिपेगा थोड़ी ना, सबकी जरूरतें होती हैं। अब रिजल्ट क्या, वो जब पोएट्री पॉपुलर होने लगी तो अपने टाइम के जो कि टॉप के शायर थे वो भी फीमेल वॉइस में लिखने लग गए, मतलब फीमेल वॉइस में फीमेल बन के वो लिखने लगे। एंड नॉट ओनली दैट, दे वे परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज ऑल्सो। ये आपके इंशाअल्लाह खां इंशा इन्होंने लिखी है, जिन्होंने हिंदी की पहली कहानी की कहानी उन्होंने भी लिखा है। लेकिन हुआ क्या कि ये इतनी चूंकि इतनी बोल्ड पोएट्री अगर आज भी आपको सुना दी जाए तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। उस समय क्या हुआ कि उस समय तो बिल्कुल जो जितने भी अब हम मुल्ला मौलवी कहिए या रिलीजियस उनके कहिए लोग थे, उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इसको साइडलाइन किया। और नॉट ओनली दैट पोएट्री सो बोल्ड, इवन विक्टोरियन वैल्यूज जो थे उसमें भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो अंग्रेजों ने भी उसको किनारे कर दिया। एज अ रिजल्ट अ वेरी रिच पार्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर has vanished forever. Went into oblivion. अच्छा, रवि भट्ट साहब हमारे साथ हैं आज, जाने माने इतिहासकार हैं, नवाब्स ऑफ अवध जैसी मशहूर किताब आपने लिखी। भट्ट साहब ये बताइए, जब अवध की बात करते हैं तो अवध अवध, जहां कभी वध न हुआ हो, और जब कुजीन की बात करते हैं सब शुरू हो जाता है नॉनवेज। ये क्या है पैराडॉक्स, मतलब मैं समझ नहीं पाया आज तक। एक शेर आपको सुना, 2 लाइन सुना दे इसमें। इरशाद, स्वागत। हम बड़े शौक से बेजुबानों को जुबा के लिए तश्तरी में परोसते हैं। क्या बात। हम बड़े शौक से बेजुबानों को जुबा के लिए तश्तरी में परोसते हैं, और उस पर कमाल खुद के लिए खुदा से रहम की उम्मीद भी रखते हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, कमाल वाह। खुद के लिए खुदा से रहम, ये मैंने कभी लिखा था। जी 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 जी, कमाल। तो जो आप कह रहे हैं, वैसे जो आपने अवध कहा, अवध का बेसिकली जो इसको संस्कृत से किसी रूट से इसको माना जाता है इसके अनकॉन्करेबल, जिसको कि युद्ध में ना जीता जा सके, इनविंसिबल, तो वो बना। और वैसे भी जहाँ वध ना हुआ वो भी एक शब्द, वो आसी पास के हैं ये। तो ये मशहूर रसाजे और लोनवरिया और ये जो है जो यहाँ की बेसिक कुजीन थी, वो कभी फेमस नहीं हुई। नहीं, उसका रीजन क्या था, हमेशा एक होता है कोई, चाहे आपके फैशन हो, चाहे आपका खान पान हो, और कॉल इट अ लाइफ स्टाइल। तो कभी भी जो लाइफ स्टाइल जो कॉमनर्स का होता है ना, वो प्रीमियम पे नहीं होता। दैट इज नेवर बीन टॉक्ड अबाउट, दैट इज नेवर बीन पॉपुलर, इट इज ऑलवेज अ क्लास। तो चूंकि नवाब्स थे और नवाब्स लोगों ने आके यहाँ पर आके उनका जो फूड है, उनके जो कपड़े हैं, तो अचकन और शेरवानी की हर जगह बात होती है, लेकिन धोती कैसे पहनी जाती थी अवध के अंदर, ये कोई आपको नहीं बताएगा। ये यहाँ पर आपको कबाब्स की बात होगी, गलौटी कबाब, ये कबाब की बात होगी, वैसे आपने अभी हम नाम ले रहे थे, उनका कोई जिक्र नहीं करता है, क्योंकि ये कॉमन गुलगुले, लोनवरिया, पुआ, रसाजे, तरह बहुत अरे तो अब वो ये दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। और वो मालूम क्यों होता है, वो आप देखिए, हम आपको आज बता रहे हैं, आपको इस बात को नोट कर लीजिए। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, आज भी जो अवधी लैंग्वेज में पोएट्री लिखता है, मैं उनको बहुत इंकरेज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप आने वाले वक्त के अंदर आप लोग जब अवधी लैंग्वेज को जब लोग खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, तो आप लोग क्लासिक कहलाएंगे पोएट्स। रीजन क्या है, ये आज हम लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हमेशा इस वजह से होता है क्योंकि आप जितना आप इकोनॉमिकली वीक होंगे उन लोगों से
जो जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उतना ही कहना चाहिए, आप उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले उर्दू थी, जब फारसी यहाँ बोली थी, कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, उर्दू लैंग्वेज हुई, तो यहाँ पर जो था कि तब भी हिंदी दबी थी, लैंग्वेज दबी थी। आप उसके बाद जब अंग्रेज आए तो इंग्लिश हो गई, हिंदी में बोलना बहुत देहाती बात हो गई है, आप अवधि तो भूल जाइए। तो ये जो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है ये इसलिए हमें आपको होता है क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर मिडिल क्लास के पास जो इनकम आनी शुरू हुई है, मिडिल क्लास के अंदर से कहते हैं रिच मिडिल क्लास अब हो गया है। अब आप देखिए कि लोग खुल के अवधि में लिख रहे हैं, अवधि बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं और इत्मीनान से बोल रहे हैं लोग। पहले हम बोलते हैं हम क्यों बोले इंग्लिश में भाई। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो मार्केट फोर्सेस हैं सब कुछ उस पर निर्भर करता है, और हिंदी अवधि अब मार्केट, उसमें मार्केट है, बहुत बहुत ज्यादा मार्केट है इस समय आलम है कि हिंदी में। अब देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्स, फिर आप देखिए छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देंगे। आप मुझको बताइए, आप कभी देख लीजिए कि कोई भी आदमी होगा लेक्चर दे रहा होगा जो कि खुद शायर नहीं है, पर अक्सर किसी बड़े शायर को कोट कर देता है। अक्सर आप देखिए शायर कोट करता है। आप हिंदी कितने कवियों को कोट किया जाता है हमें बताइए आप। हिंदी के उनको कोट किया जाता है जो उर्दू में लिखते हैं या उर्दू लैंग्वेज मिला के लिखते हैं। दुष्यंत को कोट किया जाता है, पर दुष्यंत के प्योर हिंदी थोड़ा लिखते हैं, तो उर्दू मिला के लिखते हैं। क्यों कोट नहीं किया जाता है? क्यों? क्या खाली उर्दू के अंदर लिखा गया है या खाली इंग्लिश में लिखा गया है, खाली फ्रेंच में लिखा गया है अच्छा लिटरेचर? अरे अच्छा लिटरेचर तो कुमाऊनी में भी लिखा गया, गढ़वाली में भी लिखा गया है वो भाई, उसको आप भोजपुरी में भी लिखा गया है, अवधी में भी लिखा गया है, हर जगह लिखा गया। लेकिन इट इज जस्ट बिकॉज द लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स एंड विच follows the ruling class politics. आप you want to be a class तो आप उसकी लैंग्वेज में बात करोगे, इसलिए हिंदी को कोट नहीं किया था। कभी गौर कर लीजिए हिंदी के दोहे कितनी बार कोट किए जाते हैं, आपस में आप भले कर लें, स्टेज से नहीं बोलते हैं आप। इवन रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, उसमें पॉपुलर हैं, पर जहां पर कोई क्लास जिनका कोई भाषण दे रहा होगा बहुत नहीं बोलेगा। अच्छा, हम चाहेंगे आपको वापस लेकर आए अवध पे और यहाँ के म्यूजिक ट्रेडिशंस के बारे में, जो यहाँ का म्यूजिक का कल्चर था उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए यहाँ के म्यूजिक की दो बातें हैं। पहले किस्सा छोटा बता दें आप। जरूर जरूर। यहाँ के जो सिंगर हुए हैं उनकी एक सबसे बड़ी खास बात है, सिंगर तो पूरे हिंदुस्तान में हुए हैं, पर यहाँ के सिंगर के बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिंगर। अच्छा। दे वर सो सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिंगर्स। आज जब आप देख रहे हैं पद्मश्री मिल जाए, पद्मभूषण मिल जाए, ये मिल जाए, बोल जाए, के दौड़ होती है। ये आर्टिस्ट थोड़ी ना है। आर्टिस्ट तो होता है जो अपने आर्ट का ही जब उसने अच्छा गा दिया, अच्छा लिख दिया, तो उसको अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल गया, स्वांता सुखा है, पर वही सुख उसका सबसे बड़ा है। यहाँ पर एक होता था सिंगर, उसका नाम होना चाहिए, कोई नाम नहीं लेता आजकल, पता नहीं उसको प्रॉपर ड्यू मिला, ही डिडंट गेट हिज ड्यू। उसका नाम था हैदर खान। हैदर खान नाम था, और ही वाज सच अ 24 घंटे वो म्यूजिक में डूबा रहता था, 24 घंटे। मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपको लगेगा कोई किस्सा कोई है, पर ये इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अच्छा। ईच एंड एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, बट मे बी आई विल टेल यू द स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो हैदर खान जो था वो इतना बेहतरीन गाता था, इतना बेहतरीन गाता था, लेकिन वो लॉस्ट रहता था अपने म्यूजिकल वर्ल्ड में। उसको दुनियादारी को, जब आप एक काम में सारा अटेंशन लगा रहे हो तो दूसरा आपको मालूम भी नहीं क्या चल रहा। तो वहां उस समय दिस वाज द पीरियड ऑफ 7th रूलर, सॉरी, हिज नेम वाज नवाब गाजीउद्दीन हैदर। गाजीउद्दीन हैदर वो शख्स है जिन्होंने कि आपको वे बैक इन 1819 के अंदर, बाय डिफाइंग द मुगल अथॉरिटीज ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ ब्रिटिशर, हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंग। नवाब से किंग बन गया था ब्रिटिश लोगों के कहने पे 1819। वो उसके टाइम की बात है। 70 मंजिल में वो रहता था लखनऊ के, आप जानते हैं। अब वो साहब, वो हैदर खान को, अच्छा हैदर खान मन है तो गा देगा, कहीं वैसे जिमनी बैठ गा देगा, नहीं मन है तो भाई साहब कोई नहीं गवा सकता उससे। तो कई बार उन्होंने कोशिश करी गाती हैदर ने कि आ जाए भाई गाने वाने सुना दे हमको भी, तो आते ही, इसलिए नहीं कि कोई इग्नोर करता तुमको, उसका नहीं मन है। एक बार वो दरिया किनारे घूमते किनारे घूम रहा था। अच्छा। और नवाब साहब भी उधर गए थे, अपना गाजी हैदर जो थे वो भी गए थे वहीं अपना। तो किसी ने उनको बताया था हैदरी घूम रहा है। अच्छा, ऐसे लोग, नवाब लोग भी इज्जत करते हैं आर्टिस्टों की। उनका है बुलाओ, तो उसे घेर घार के समझा बुझा के लाया गया उनके पास। जब लाया गया तो नवाब गाजी हैदर ने उससे कहा, अरे हैदरी, कभी अपना गाना हमें सुनाओ भाई, तुम अभी तो आज तक सुनाया नहीं तुमने कभी। हैदरी बोले साहब हमें आपका मकान ही नहीं मालूम है हमें आपका मकान ही नहीं मालूम है।
संतन को का सीकरी काम, संतों को सीकरी से क्या काम। नहीं कहा कि अच्छा चलो मैं था तुमको दिखाते हैं अपना मकान। तो वो जाके बगल में उनके बैठ गया, तो समझाया गया भैया बाकी लोग पीछे उसको लेके जा रहे थे, और यहाँ अपना 76 मंजिल के पास आने के पहले ही वो फिर हत्ते से उखड़ गया। बोला नहीं जाऊंगा। बोले क्या हो गया? बोले पहले वादा करिए कि हमको बलाई खिलाएंगे और पूड़ी खिलाएंगे और हमको वहां पर। बोले आप हाँ चलो यार, बालाई और पूड़ी। लेकिन और भी उसका जो खाता था, अच्छा। खाली यही नहीं जो खाता था, खाने की छोटी मोटी चीजें ऐसी, तो उसको लेके चले गए वहां पर। अब जब पहुंचे गाजी हैदर साहब, उस समय ये वजीर उनका जो हुआ करता था वो आगा मीर था, जिसके नाम पे आगा मीर की ड्योढ़ी है। जी। तो वहां पहुंचा तो इसने गाना शुरू करा, एज यूजुअल गाता तो अच्छा था ही है, आप साहब सुन रहे थे। फिर सब लोग एंजॉय कर रहे थे, बीच में रोक दिया उसने। क्या हुआ? नवाब साहब बोलता है कि आप जो ये हुक्का पी रहे हैं इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, आप किस दुकान से खरीदते हैं तंबाकू? हैदर खां के किस्से हैं। हाँ जी। तो वो बोले कि आज हैदर खां की जुबानी, रवि हैदर भाई हैदर खां की कहानी, रवि भट्ट की जुबानी। तो वैसे उसको ले गया, दूसरे कमरे ले गया, उसको भी कोका पिला दिया गया। अच्छा उधर वो हुक्का पी रहा था, इधर जो मैं गाजी हैदर साहब थे लगाना शुरू हो गए। अच्छा। अब जब 2 4 5 पैग लग जाते हैं तो आम आदमी बन जाता है नवाब, वो तो नवाब थे ही भाई। अब उनको लगा हदी जब दोबारा गाने आया, जैसे उसने गाना शुरू करा तो हदी क्या बोलते हैं, नवाब बोले, गाजी ने बोले देखो हैदरी, अब वो नवाब हो चुके थे, देखो हैदरी हमने सुना है जब तुम गाते हो तो लोग ट्रांस में चले आते हैं, अगर मैं ट्रांस में नहीं गया तो समझ लेना तुमको घूमते में डुबो दूंगा, दरिया के हवाले कर दूंगा। जान पे आती तो सब लोग एकदम। अब हैदरी को समझ में आया यार क्या हो गया भाई, ये हो क्या रहा है। ही कुड अंडरस्टैंड कि भाई हम गलत जगह पर आ गए हैं। हैदरी ने फिर अपना जी तोड़ के गाया, अच्छा गाता तो था ही, और फिर जान लगा दी, जान बचानी थी। जब इतना बढ़िया गाया तो गाजी हैदर खुश हो गए। हैदर ने कहा जब गाना खत्म हुआ, हैदरी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, देंगे। हैदरी ने कहा अरे इतना बड़ा बादशाह बोल रहा है तो आप उससे हुंकारी थोड़ा भरवाओगे, आप बोल दो साहब ये दे दीजिए। बोले आप देंगे? तो कहा देंगे। तो 3 बार हामी भरवाई उनसे, बताइए। बोले कि आइंदा से मुझको कभी गाने के लिए ना बुलाइएगा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। तो अभी नहीं, अभी आगे सुनिए। अच्छा। तो नेचुरली बादशाह ने कहा भाई इतना खुश था गाने से उसके, वो क्यों नहीं बुलाएगा? तो उसने कहा अच्छा क्यों नहीं बुलाएंगे? बोला इसका कारण ये है कि आप हैं बादशाह, आपका क्या भरोसा, पता नहीं किस दिन आपको गाना पसंद ना आया, आपका मुझे मेरे गुमती में डुबो दें, और अगर मैं डूब गया ना तो जल्दी जल्दी दूसरा हैदरी पैदा नहीं होगा, और अगर आप अभी मर जाएंगे तो दूसरा आदमी फौरन बादशाह बन जाएगा। क्या उनको मरने की बात कह दी। क्या बड़ी बात कही, बड़ी बात कह दी। तो जैसे उसने कहा तो नौबत गुस्सा आ गया, बोला आप मर जाएंगे तो दूसरा आदमी फौरन बादशाह बन जाएगा। तो वो भलवा कर दिया। तब तक आगा मीर ने किसी दिन से उसको हटा के वहां से भगा दिया। तो ये सिंगर होते थे। अब यही नहीं, दिस इज नॉट द, इनका जो शिष्य था उसका नाम था पीर अली। अच्छा। वो भी वही था। उसको जो अवध के जो छठे नवाब थे, छठे वे नहीं, 6th रूलर, सात अली खां, सात अली खां ने अपने का भी मैं सुनाइए, बोला उनसे कहिए सुनना तो हमारे यहाँ सुनने के लिए, हम नहीं जाएंगे। इसका नतीजा निकला उसको मौत तो आपने ना कह दिया सात अली को, अब यहाँ रह नहीं पाएंगे, तो छोड़ के जा रहा था वो यहाँ से। तो बीच में इंशाअल्लाह खां जो शायर हैं उन्होंने बीच में पढ़ के उसकी कुछ पेंशन भी बंधवा दी, वहां से तनख्वाह बंधवा दी और रह गया। तो ये लखनऊ, ये गाने की बात हुई। दूसरी गाने की बात ये है कि लखनऊ का जो गाना होता था उसके यहाँ पर जो कठिन राग है जैसे ध्रुपद, वो नहीं होते, उनको उतना ज़्यादा मतलब उनको इंकरेजमेंट नहीं मिला। यहाँ पर जो लाइटर म्यूजिक है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन बात ये थी कि वो म्यूजिक जो था वो मासेस तक था। जैसे कि दूसरी जहाँ पर कठिन राग होते हैं ना वो क्लास में रह जाते हैं, तो लाइट म्यूजिक है वो मासेस में पहुंच जाता। ठीक बात है।
अच्छा, तो अब हम अपने बातचीत के अंतिम चरण में हैं। जी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, आपके खिलाफ 2 बार धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, तो मतलब ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपको इतना मोहब्बत करते हैं? देखिए, एक बात आपको बताएं, हिस्ट्री के साथ एक बड़ी मजेदार बात है। हिस्ट्री के साथ एक होता क्या है कि जब कभी देखिए, हिस्टोरियन काम होता है कि ही शुड ओनली ब्रिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ही शुड नॉट गिव हिज ओन ओपिनियन, राइट? जनरली द सेम थिंग आई डू इट ऑल्सो। होता क्या है कि जब किसी को सूट करता है कोई फैक्ट्स, तो आपसे कभी नहीं कहेगा उसको दिक्कत है, कोई नहीं आपसे प्रमाण भी नहीं मानेगा। पर जब कभी उसको सूट नहीं करता है तो कहता है प्रमाण दीजिए, और प्रमाण आप लाख दे दीजिए, अगर उसको नहीं मानना है तो वो नहीं मानेगा। तो दैट इज द रीजन कि अनफॉर्चुनेटली सेक्शन ऑफ society who hardly devote their time in reading history, but they take false pride. उनके जो false pride है उसके ऊपर they are building up everything. और वो जब कभी उनको हर्ट होता है तो उनको लगता है तो क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो इसमें उनको दिक्कत होने लगती है। बट नाउ आई एम यूज्ड टू इट। 2 बार मेजर डेमोन्स्ट्रेशन हो चुके हैं, ऑल द चैनल्स दे हैव उनको टेलीकास्ट किया उन्होंने। इसके अलावा भी अक्सर में धमकी हमको फोन पे धमकी मिली है। अच्छा, हमको फोन पे हमको धमकी मिली है कि आपके खिलाफ हो चुका है, फतवा जारी हो चुका है, अरे और आपका ये हो जाएगा। रात रात को फोन मेरे पास आते रहते हैं। हाँ, आए हैं। तो बट आई बिलीव इट इज पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, मैं जो सच है वो तो सच तो आदमी को बोलना ही पड़ेगा। तो इसके पहले कि हम नमस्ते करें सबसे और आपको भी धन्यवाद दें, हम चाहेंगे शुरुआत आपने शेर व शायरी से की थी, तो इसका जो अंत है वो भी शेर व शायरी से। मैं एक बात आपको यहाँ जरूर बता दूंगा। जी जरूर। एक बहुत अभी एक मैं शेर की थोड़ी सी लाइन बताऊंगा आपके दर्शक में, चाहता हूँ ये बात पहुंचे। एक शेर है, आप सब जानते हैं कि लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ, आसमां की क्या ताकत जो हमें हमसे जो छुड़ाए लखनऊ। लखनऊ किसने लिखा है? आप बता दें। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना मशहूर शेर है, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम किसने लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं वाइज अली शाह ने लिखा है, कुछ कहते हैं इस शेर को लिखा है मुंशी नौबत राय नजर ने। अच्छा, मुंशी नौबत राय नजर ने लिखा है। और एक शेर आपको सुनाता हूँ जी। जिसने देखा एक बार लखनऊ, जिसने देखा एक बार लखनऊ, बस यहीं का होकर रह जाता है। वाह, रूह में आ बसा लखनऊ, फिर दिल से कहाँ निकाला जाता है। आए है, वाह 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 वाह। ये हैं जनाब रवि भट्ट, जो जाने माने इतिहासकार हैं। अवध तो अवध है, ये बेसिकली इतिहासकार हैं, ये देश के इतिहासकार हैं, और हिस्ट्री इनका पैशन रहा, प्रोफेशन भी रहा, और इन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा इतिहास में बना के रखा है और इतिहास को जिया है, एक एक सांस इतिहास को जिया है। रवि भट्ट जी लखनऊ की शान है। आत्मा की आवाज में आप आए, हम बहुत खुश हुए, और बहुत ढेर सारे हमारे दर्शक भी बहुत आज खुश हुए होंगे। तो हम अब वक्त है भट्ट साहब को धन्यवाद देने का। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।